कभी आपने सोचा है कि सर ये जो लेंथ बोलता है कि 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर इतना ही क्यों है? इससे बड़ा या इससे छोटा क्यों नहीं होता है? ये 1 किलो इतना ही क्यों होता है? इससे बड़ा या इससे मतलब इससे भारी या इससे हल्का क्यों नहीं होता? ये 1 सेकंड का ड्यूरेशन इतना ही क्यों होता है? इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं होता है? तो मैं इसको 3D एंगल बोलता हूं। आपने कौन खाया है आइसक्रीम वाला? हाँ भाई, खाते हैं सर, वो तो रोज खाते हैं। रोज तो नहीं खाते होगे, महीने में कितनी बार खा लेते हो बताओ भाई? नहीं, क्या घर वालों ने मना कर रखा है? खाने नहीं देते? मैं खा लेता हूं, कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखना, आजकल जो कोन होता है, उस कोन के अंदर जब खत्म होने वाला होता है वो, तो नीचे एक छोटा सा चॉकलेट जैसा एक छोटा सा और कोन निकलता है। देखा है? नहीं, कभी ध्यान से देखा है? ठीक है, तो आप देखना, वो जो कोन वाला एग्जांपल है वो प्रॉपर सॉलिड एंगल का एग्जांपल है। कैसे? एक कोन के अंदर एक और कोन है ना। सर याद मत दिलाओ अभी, एक तो घर वाले खाने नहीं देंगे, आप पहले ही याद दिला रहे हो। हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की इस क्लास में यार हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट को वन शॉट में निपटाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी 7,500-8 हजार लोगों की फैमिली है हमारी। आप सभी बच्चों को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, विच इज बाय द नेम ऑफ फिजिक्स ऑन योर टिप्स। और इस वीडियो का जो भी पीडीएफ होगा वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोलो चाहे यूनिट्स एंड डायमेंशंस बोलो, आप ही की बात है। इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं बेटे, तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं इस चैप्टर को 2 हिस्से में बांट देता हूं। 2 हिस्से में बांट देता हूं। एक आपका यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट, एक आपका यूनिट्स वाला हिस्सा बांटता हूं मैं, और दूसरे वाला जो है मेरा डायमेंशंस वाला हिस्सा बांटता हूं। यहां से आप चाहे कुछ भी कह दो, आपका जेई, आपका नीट और आपका बोर्ड्स यानी स्कूल, सवाल आता ही आता है। ध्यान। सो गाइस, डायमेंशनल एनालिसिस का एक अलग से सेगमेंट मैंने निकाल दिया। इधर से हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हम उस चीज के बारे में भी बातचीत करेंगे। ठीक है ना, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं हम उस चीज के बारे में भी बातचीत करेंगे। आगे चलते हुए अगर मैं बताऊं आपको, तो हम एरर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट्स भी पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के, और फिर उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, चाहे पहले पढ़ लेंगे चाहे हम बाद में पढ़ लेंगे। अब यहां से भी इस साल नीट पेपर में यहां से सवाल आया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एरर के ऊपर इस साल बिल्कुल डिटो वो सवाल आया है जो आप मेरे YouTube वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो पिछले हर साल तक विद सेम वैल्यूज सेम सवाल आ रखा है एरर्स के ऊपर, और आता ही यही है। इसमें हम क्या चौड़े होंगे, इसमें तो ये मुझे पता ही है कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चाहे आप जब एंट्रेंस की बात करेंगे, चाहे क्वेश्चन आपका यहां से उठ के आ जाएगा, चाहे यहां से उठ के आ जाएगा, चाहे यहां से उठ के आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक यूनिट। देखना बेटे, यूनिट क्या होता है। जब हम यूनिट की बात करते हैं, कोई भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसे कि दुकान वाले के पास अगर हम जा रहे हैं और उसको हम ये कह दें कि भैया मुझे 5 दे दो, अब वो 5 कुछ भी हो सकता है, वो समझ ही नहीं पाएगा। अब वो कह दे भैया मुझे 5 किलो दे दो, तो उसका अगला सवाल होगा क्या देना है 5 किलो। आप कह देंगे भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो वो समझ जाएगा। सो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हम बहुत क्लियर भाषा में बोलेंगे, to measure any physical quantity, to measure any physical quantity we require a reference standard। हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, नोन एज यूनिट। देखो बेटे, ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रॉपर ऑफलाइन फील के साथ पढ़ाए। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखना बेटे, मैंने बोला एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है विच इज नोन एज यूनिट। अब गौर से देखिएगा, यहां एक शब्द आया फिजिकल क्वांटिटी।
यहां एक शब्द आया बेटे, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चे? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? तो मैंने बोला सर एनी क्वांटिटी which can be measured directly और indirectly। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं। अब मम्मी ने पूछा बेटे तू मुझसे कितना प्यार करता है? तो मैंने कहा बहुत करता हूं। अब वो फिर बोली कितना करता है? अब मैं उनको ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि मैं आपसे 4 किलो प्यार करता हूं या मैं आपसे 5 लीटर प्यार करता हूं। मैं प्यार बहुत करता हूं। सो प्यार इज अ सॉर्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आ गया? तो क्या प्यार एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है भाई, प्यार कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। हम 11th क्लास में सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे यहां पर, दैट इज Q बराबर NU। सर ये क्या है? अब आप स्मॉल q बोल लो चाहे बिगर Q बोल लो, हम ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल q भी बोल सकते हैं इसको और हम बिगर Q भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये Q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। Q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी बेटे। Q कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। N क्या है? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। N क्या है बेटे? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और U क्या है? यूनिट है। अब कोई भी चीज अगर आप देखते हो, फॉर एन एग्जाम्पल 1 kg शुगर, सही है, 2 मीटर पेन का लेंथ है, समझ आया? तो ये 2 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, M उसका यूनिट है, 1 और kg। आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो यूनिट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही हम यूनिट के आगे बढ़ते हैं बेटे, जैसे ही हम यूनिट के आगे बढ़ते हैं, मेरे पास यहां पर पूरी PDF है तो उससे हमारी काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप वहां से देखोगे तो मेरे को ना समय थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना? तो हमने कहा चलो भाई आपने यूनिट तो कर लिया, आपने यूनिट के बारे में हमें बता दिया, आपने हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया। अब ध्यान से देखिएगा बेटे, हमारे पास 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर हम बातचीत करते हैं बेटे तो पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम अगर बातचीत करेंगे तो ये 7 इन नंबर्स होती है। दीज आर 7 इन नंबर्स। एनसीईआरटी में जब आप देखते हैं तो आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज दिखाई देती है और ये 7 होती है नंबर में। कौन कौन सी 7 होती है बेटे? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। 4 तो ये हो गई, 3 और होती है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और तीसरा होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब वो तो सिलेबस में नहीं है बट स्टिल 7 क्वांटिटीज अपने को पढ़नी पड़ती है और वो 7 के 7 क्वांटिटीज आपको एनसीईआरटी में गिवन है, सही है ना? तो यहां पर हम लिख भी देंगे कि चलो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर तो हमने पढ़ ही लिया, 3 और लिखने में क्या ही जा रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया बेटे, आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है ना, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ध्यान से देखना बेटे, ध्यान से देखना बच्चे, ये सब क्यों लिखना पड़ा? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों लिखी? असल में हुआ ये, जब आप यूनिट पढ़ रहे थे ना, जब आप यूनिट पढ़ रहे थे तो हमारे पास हमने देखा कि वी आर हैविंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास
अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए गए हमारे पास। हमने कहा पहला सिस्टम जो था वो था हमारे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस कहता है कि सर अगर आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, राइट है जी। अगर आप मास का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट आपका ग्राम में होना चाहिए, और अगर आप टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट आपका सेकेंड में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कुछ भी अगर लिख रहे हैं, अगर मैं लिख रहा हूं कि एक यूनिट है ग्राम, तो भाई ग्राम अगर लिख रहा हूं तो इसके साथ आपको सेंटीमीटर और सेकंड का यूज करना पड़ेगा। आप ग्राम के साथ मीटर यूज तो कर सकते हैं, मगर इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आपको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का ही यूज करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है बेटे, इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, और ये सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस पार्ट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। जैसे ही सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आया, फिर बातचीत आती है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको भी हम फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, और इसके अंदर कहता है लेंथ को आप मीटर में यूज करेंगे, मास को आप किलोग्राम में करेंगे, और टाइम को सेकंड में। एमकेएस को आप एसआई से कंफ्यूज नहीं करेंगे। असल में एसआई सिस्टम में भी लेंथ, मास और टाइम के लिए मीटर, केजी और सेकंड का ही यूज होता है, ठीक है जी। एसआई क्या होता है अभी बताऊंगा, बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। तो ये 3 को देखा देखी आप ये नहीं कह सकते कि एमकेएस सिस्टम और एसआई एक ही होगा। आगे जाकर और फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो एमकेएस में यूनिट होगा, जरूरी नहीं है कि एसआई में भी वही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। एक और सिस्टम आया विच इज नोन एज एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एफपीएस ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहां पर कहता है कि सर ये इसका जो लेंथ का यूनिट है वो हम फुट में यूज करेंगे, और मास का यूनिट पाउंड में, और टाइम का यूनिट सेकंड में। अब जैसे आप देखो, 1 पाउंड जो होता है वो करीब करीब 1 पाउंड जो होता है वो करीब करीब 454 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, मान लेते हैं हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलते हैं, भैया आपका बच्चा जो है वो 1.25 किलो का है। सो वी आर हैप्पी बीइंग इंडियन पेरेंट्स। अब वो हमको कह दे भैया आपका बच्चा 3 पाउंड का है, पता चले पेरेंट ने वही थप्पड़ झड़ दिया, तू होता कौन है भाई मेरे बच्चे की वैल्यू लगाने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? भाई पाउंड तो वो दिमाग में क्या सोचेगा, उसने फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ी है, उसको तो यही लग रहा है भाई ये तो 3 पाउंड की वैल्यू लगा रहा है, मतलब 300 रुपए का बच्चा हो गया मेरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो और देखो, दुकान में भी जब हम जाते हैं तो एक दुकानदार से हम केक लेते हैं, उसको बोलते हैं भैया केक देना 1 किलो का, तो वो हमको 1 किलो का केक पकड़ा देता है। असल में वो 2 पाउंड का केक देता है आपको, विच इज इक्विवेलेंट टू 908 ग्राम, ठीक है। अब आप जाओगे फिजिक्स पढ़ने के बाद अगले कभी केक, भैया तोलना जरा इसको, वो तोल के दिखा देगा, वो आपको 1 ही किलो लगेगा। पर आप ध्यान से देखना, वो केक 1 किलो का तब हुआ जब उसकी नीचे वाली प्लेट लग गई, उसके साथ जब वो तोलता है तो वो 1 किलो का बन जाता है। समझ में आया? सर आज तक हमने कभी तुलवाया ही नहीं, उसने दिया आधा किलो हमने ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए, एक आपका सीजीएस, एक आपका एमकेएस, एक आपका एफपीएस। जब बच्चा घर पे पैदा होता है तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, छुटकी, मिट्ठू, कोई तो बोल रहा था उस दिन छोटू, ठीक है। अब कोई घर वाला बोल रहा हो ओए छोटू इधर आ, कैसा लगेगा आपको? तो इतने सारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब है ना, तो हमें यह बोला गया कि भाई एक ऐसा यूनिट बताओ जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, और इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग बोलते हैं बेटे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस एसआई सिस्टम के बिहाफ पे ही हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स यूज करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? शुरुआती पार्ट हो सकता है थोड़ा बोरिंग सा लगे क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन अभी मजे आएंगे जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, जब हम पूरा एरर वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक दो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बोरिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है ये भी, ठीक है ना। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, ध्यान देना इनके यूनिट क्या है बेटे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, और इनके सिंबल्स होते हैं मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, सीडी, मोल। समझ आया कि नहीं है? जरा गौर से देखना बेटे, जरा गौर से देखना आप लोग। इधर एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, मगर उसके नाम में स्मॉल ए लिखा गया है। समझ रहे हो आप? ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया ना भाई। अगर मैं विनोद लिखूंगा तो वी कैपिटल लिखा होना चाहिए, तो मतलब मेरी टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। तो इसको हम सही कर देंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा है इसने। ये रूल आधे टीचर्स को पता ही नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से लिखी गई होगी तो उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल होगा बेटे, जैसे केल्विन हो गया, एम्पेयर हो गया। लेकिन उसका फुल यूनिट जो लिखा जाएगा बेटे वो आपका स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी। समझ आया कि नहीं आया? बाकी देखो जो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है वो स्मॉल है, मीटर, केजी, सेकंड, कैंडेला, मोल, ये सब स्मॉल लेटर से शुरुआत करी गई है। अब न्यूटन बोलूं तो न्यूटन को अगर ऐसा लिखा ना मैंने तो ये गलत हो जाएगा बेटे, दिस इज रॉन्ग। देन मैं न्यूटन को या तो ऐसे लिख सकता हूं बेटे यूनिट के फॉर्म में, या ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आ गया? तब बोल रहा हूं जब मैं यूनिट की बात करूंगा। हां, कोई मुझसे ऐसा बोल ले कि सर इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो वो तो कैपिटल एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली आप कोई भी साइंटिस्ट का नाम कैपिटल एन से स्टार्ट करेंगे। समझ आया कि नहीं? मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस पार्ट। अब सर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ठीक है, लेकिन इसके बाद 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती है। ध्यान से देखना, यूजुअली ये जब टीचर पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मिस हो जाता है। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। जब हम क्वेश्चन पेपर लिखते हैं ना बेटे, तो वहां पर हम सप्लीमेंट्री शीट्स का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरीके से बेटे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है बेटे। ये कौन सी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है? ध्यान से देखना। एक आपका प्लेन एंगल बेटे, एक आपका प्लेन एंगल बच्चे, और दूसरा मेरा सॉलिड एंगल। ये जो सॉलिड एंगल है ना, ये समझ तो आता नहीं है बहुत सारे बच्चों को, मगर आई एम टेलिंग यू गाइस, ये आपका 12th क्लास में ये बहुत ज्यादा यूज होता है गॉस थ्योरम में जाकर, तो इसका और आगे जाकर फर्दर स्टडीज में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस। तो सर प्लेन एंगल क्या होता है और सर सॉलिड एंगल क्या होता है, दोनों को जानना है। प्लेन फिर भी समझ आता है क्योंकि आज तक पढ़ा है, मगर सॉलिड कभी पढ़ा नहीं है आज तक, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। सो लेट मी जस्ट क्लियर विद यू गाइस, ये ध्यान से देखना। मैंने कहा भाई एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के अंदर एक पार्टिकल है, वो कुछ एंगल बनाता है बेटे, ये थीटा एंगल हो गया। सही बात है। इस एंगल के सामने बेटे, इस एंगल के सामने बच्चे, ये हमारा आर्क है। ये हमारा क्या है बेटे? आर्क है। और ये मेरा रेडियस है। ये क्या है बेटे? रेडियस है। जरा ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर एक फॉर्मूला आएगा आज के बाद से, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस बेटे। सर एंगल क्या है? थीटा। आर्क क्या है? सामने वाला कुछ भी। एक्स ले लू इस लेंथ को, हां भाई हमने कहा ओके, और रेडियस को आर ले सकता हूं मैं, मेरी मर्जी, तो एक्स ओवर आर हो गया। इसका जो यूनिट होता है बेटे, इसका जो यूनिट होता है वो आपका रेडियन आता है। सर आज तक हमने हमेशा एंगल को डिग्री में नापा है। अरे तो अभी अभी तो बताया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स।
तो भैया एक टाइप ऑफ यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट विच इज रेडियन। तो एसआई यूनिट एंगल, प्लेन एंगल का क्या होगा, रेडियन होगा। प्लेन एंगल से जब पढ़ ही रहे हैं तो सभी कुछ यहां पढ़ते हैं और ये सॉलिड एंगल नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहां तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ध्यान से देखना बेटे, एक पार्टिकल है बच्चे, वो इस एक पॉइंट से शुरुआत करता है, ए पॉइंट से, चलते 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 कवर करते 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 वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो हम क्या बोल सकते कि उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया बेटे, 360 डिग्री, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एंगल 360 डिग्री है बेटे, समझना बात, तो उसने एंगल बराबर क्या बोला बेटे, आर्क अपॉन रेडियस, यस और नॉट। जब एंगल 360 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में आर्क लेंथ क्या होगा, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस विच इज 2 पाई आर, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडेड बाय आर, तो उसका रेडियस है। तो आर से आर कट गया बेटे, सो आई कैन से 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। अब बच्चा इसको रटता रहता है पूरा टाइम, अच्छा 360 डिग्री 2 पाई 3, क्यों आया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को। आपको क्या याद रखना है बेटे, अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है तो 180 डिग्री क्या होगा बेटे, पाई रेडियन होगा कि नहीं होगा। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस। तो सर 1 डिग्री क्या होगा फिर, 1 डिग्री होता है मेरा बच्चा पाई बाय 180 रेडियन। समझ आया कि नहीं आया। तो सर 1 डिग्री क्या होगा बेटे, पाई बाय 180 रेडियन। कॉन्सेप्ट समझिएगा यहां पर, जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, तो उस बेसिक मैथ्स के अंदर मैं आप लोगों को, बेसिक मैथ्स के अंदर बेटे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आपका डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करा जाता है। बट फिलहाल थोड़ा बहुत यहां पर भी पढ़ने की जरूरत है मुझे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आगे तकलीफ हो सकती है। तो मैंने कहा सर 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर 60 डिग्री क्या होगा, तो मैं बिल्कुल कहूंगा सर पाई बाय 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, और क्या है सर, पाई बाय 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 होगा तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब यह है बेटे कि सर टू कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। समझ आया कि नहीं आया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। तो उल्टा कर लेते हैं, रेडियन को फिर डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हा कि ना। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो समझ आ गया। दूसरे स्टेप में कहता है टू कन्वर्ट रेडियन इन डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस पार्ट, है ना बेटे, समझ आ गया। अब आप वो छोटी क्लासेस में एसएसटी पढ़ते हैं ना, मेरा तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट था एसएसटी। आप लोगों में से एसएसटी किसका फेवरेट है भाई, हैं, किसी का नहीं, हाँ भाई तुम्हारा। भाई मेरे को ना एसएसटी 1 नंबर का वाहियात सब्जेक्ट लगता है। अब कोई एसएसटी का टीचर मुझे ट्रोल करे वो एक अलग बात है, पर पर्सनली तुम मुझसे पूछोगे कि वो इंडियन मैप है तो मुझे बचपन से वो नेपाल का पता है। वो एक छोटा सा डब्बा होता है, स्क्वायर कलर होता है ना ऊपर, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। हाँ एक वो छोटा वो भी पता है, वो ऐसे छोटा सा जो अलग से बना होता है, याद है वो सबसे नीचे एक छोटा सा अलग सा कॉर्नर सा बना होता है। हाँ वही श्रीलंका कुछ तो होता होगा, ठीक है। बस ये दोनों ही अपने टाइम पे याद करी थी, बाकी तो कभी पढ़ा नहीं। खैर, तो वहां पर एसएसटी में ज्योग्राफी में जब मैम पढ़ाती थी तो ऐसा डायरेक्शन लिखा होता था, ऐसे एक बिंदी होती थी या ऐसे 2 बिंदी होती थी, ऐसे करके, ठीक है ना। मैंने टीवी में भी पढ़ा है, अक्सर आर्मी वाले लोगों को मैंने बोलते सुना है 2 डिग्री 3 सेकंड ईस्ट, ऐसे करके, मतलब ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो वो जो होता है ना, वो असल में एक तो नॉर्मल लाइफ में आप जो पढ़ रहे हैं, मिनट पढ़ रहे हैं नॉर्मल, कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब एक यूनिट एंगल में भी होता है, जैसे आपने पढ़ा कि सर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, उसी तरीके से याद रखना बेटे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट,
ये जो एक डैश होता है ये मिनट को बोलता है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो गया? 60 मिनट्स के बराबर हो गया। और 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 60 सेकंड्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री को मैं 3600 सेकंड भी बोल सकता हूं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो प्लेन एंगल में हम पढ़ते हैं। यहां तक आपका आ गया। सर अभी तक जितना आपने पढ़ाया है उसमें क्या कोई ऐसी चीज है जो हमसे स्कूल में पूछा जाए? मुझे लगता है कि अभी तक हम उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे ही नहीं है जहां पर मेरा कोई भी 1 या 2 नंबर का सवाल आने वाला है। पर बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करना जरूरी है। जब तक मैं बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा तब तक मेरे को समझ नहीं आएगी चीजें। आई गेस वी आर टोटली फाइन विद दिस कि 1 डिग्री आपका 3600 सेकंड के बराबर हो गया। ये चीज है। हमने सर प्लेन एंगल पढ़ लिया। लेट्स मूव ऑन टू दी सॉलिड एंगल। ठीक है ना? अब सर सप्लीमेंट्री यूनिट में ही एक और यूनिट है विच इज सॉलिड एंगल। विच इज सॉलिड एंगल। सर ये सॉलिड एंगल क्या होता है हम आपको बताते हैं। आपने प्लेन एंगल जो पढ़ा उसको आप 2D एंगल भी बोल सकते हैं। उसको आप 2D एंगल भी बोल सकते हैं। दिख रहा है एक सर्कल में बोल रहा है 2D फिगर है। लेकिन अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो मैं इसको 3D एंगल बोलता हूं। आपने कोन खाया है आइसक्रीम वाला? हाँ भाई खाते हैं सर। वो तो रोज खाते हैं। रोज तो नहीं खाते होगे, महीने में कितनी बार खा लेते हो बताओ भाई? नहीं? क्या घर वालों ने मना कर रखा है? खाने नहीं देते? मैं खा लेता हूं, कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखना, आजकल जो कोन होता है उस कोन के अंदर जब खत्म होने वाला होता है वो, तो नीचे एक छोटा सा चॉकलेट जैसा एक छोटा सा और कोन निकलता है। देखा है? नहीं? कभी ध्यान से देखा है? ठीक है, तो आप देखना वो जो कोन वाला एग्जाम्पल है वो प्रॉपर सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल है। कैसे? एक कोन के अंदर एक और कोन है ना। सर याद मत दिलाओ अभी, एक तो घर वाले खाने नहीं देंगे, आप पहले ही याद दिला रहे हो आइसक्रीम की। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना। बड़ा बेसिक समझना है कि इसका जो सरफेस है ना बेटे, हम इसके सरफेस के हर एक पॉइंट से हम एक पॉइंट ले रहे नीचे, ठीक है ना, एक पॉइंट ले रहे। अगर आप 2D में बात करेंगे तो ये जो थीटा एंगल है ये तो हाफ एंगल ऑफ कोन हो गया। ये तो 2D एंगल है, बट ऑब्वियसली बात। पर मैंने क्या किया, इस सरफेस से, इसके पेरिफेरी से इस पॉइंट को जोड़ा। इसके पेरिफेरी के हर एक पॉइंट से इसके पॉइंट को जोड़ा बेटे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके पेरिफेरी से इसके इस वाले पॉइंट को जोड़ रहा हूं मैं। आई गेस दिस इज क्लियर। अब यहां पर ये जो 3D वाला फिगर बन रहा है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं 3D एंगल। इसको क्या बोलते हैं? 3D एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जैसे यूं समझना कि एक कोन के अंदर एक और कोन जो निकल के आ रहा है, होता है ना, एक सर्कल बना, फिर नीचे तक पूरा ऐसे बना, फिर एक और छोटा सा सर्कल बन गया। नाउ दिस इज 3D एंगल। दिस इज व्हाट? 3D एंगल। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटे? जिसको आप ओमेगा बोलते हैं। पूरे को ओमेगा बोलेंगे, छोटे को हम क्या बोलेंगे? डी ओमेगा। अब ये एंगल जो बना रहा है बेटे, ये सरफेस बना रहा है, डीएस वाला सरफेस। समझ में आ गया कि ये क्या बना रहा है? डीएस वाला सरफेस बना रहा है। तो कोई अगर हमसे पूछेगा कि सर डी ओमेगा क्या होता है, तो डी ओमेगा ही सॉलिड एंगल है, विच इज डीएस बाय आर स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? जब मैं सॉलिड एंगल कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डिराइव होता है। कभी 12th में गॉस थ्योरम में करेंगे तो वहां पर भी पढ़ लेंगे। बट फिलहाल जैसे आपने नॉर्मली बोला कि एंगल इज आर्क ओवर रेडियस, उसी तरीके से बेटे सॉलिड एंगल इज डीएस बाय आर स्क्वायर। कभी अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो सर कि सर सॉलिड एंगल इज एंगल एन लिख सकते हैं ऊपर, या ए लिखेंगे? अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी है ना, बताओ जरा, एन लिखूंगा कि सिर्फ ए लिखूंगा? सॉलिड एंगल इज एन एंगल, ऐसे सॉलिड एंगल इज एन एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एट अ पॉइंट, भाई ये सरफेस इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है such that at a point by connecting all of its periphery point, periphery का मतलब बाउंड्री। समझ में आ गया कि नहीं आया? by connecting all of its periphery points to that point। समझ आया कि नहीं आया?
एक सरफेस है बेटे, उस सरफेस ने इस पॉइंट पर एंगल बनाया, उसके सारे के सारे बाउंड्री वाले पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया मैंने। आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सॉलिड एंगल के बारे में अपने को समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने पढ़ ली, हमने सॉलिड एंगल भी पढ़ लिया कि भाई सॉलिड एंगल क्या होता है। ध्यान से देखना बेटे, जब मैं आपसे कह रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, तो एसआई यूनिट के बेस पे ही, बिहाफ पे ही एक और टाइप ऑफ क्वांटिटीज है जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जिसको हम लोग कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं बेटे? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। सर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, यानी कि दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, these are those physical quantities, these are those physical quantities which are dependent on fundamental quantities। समझ आया? अब आपको समझाते हैं ये क्या मतलब बोल रहा है इसका। ये वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या बोल रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। हमने कहा सर स्पीड क्या होता है, हमने कहा सर स्पीड क्या होता है, तो आपने एकदम से कह दिया सर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो आपका एक बेसिक क्वांटिटी है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर हो गया, और टाइम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकेंड हो गया। तो ये जो मीटर पर सेकेंड आया बेटे, ये एक क्वांटिटी है जो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस और टाइम पे, जो कि खुद में दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। समझ आ रहा है बेटे? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो हमने कहा चलो भाई आगे कुछ भी कह दो यार, एक्सेलरेशन कह दो बेटे। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका भी अगर मैं फॉर्मूला लेता हूं बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो बेटे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। खुद में ही वेलोसिटी जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। हम फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ऑलरेडी जान रहे हैं, मगर डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी अगर वो बात करेगा, सो आई गेस वी आर टोटली क्लियर विद दिस पार्ट, है ना बेटे? अब मैंने कहा चलो भाई ये चीज तो समझ में आती है, मैं थोड़ा सा और आपसे बात पूछना चाहता हूं। कभी आपने सोचा है कि सर ये जो लेंथ बोलता है कि 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर इतना ही क्यों है? इससे बड़ा या इससे छोटा क्यों नहीं होता है? ये 1 किलो इतना ही क्यों होता है? इससे बड़ा या इससे मतलब इससे भारी या इससे हल्का क्यों नहीं होता? ये 1 सेकंड का ड्यूरेशन इतना ही क्यों होता है? इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं होता है? तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई है ना बेटे, इनको जो चूज किया गया है, तो ये इन सब की डेफिनेशन दी गई है, जो पेपर में तो कभी नहीं आएगी, बट हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होनी चाहिए। जैसे वो कहता है कि 1 मीटर हमारा उतना लेंथ है जितना लाइट ट्रैवल करता है इन वैक्यूम 1/29997924588 ऑफ अ सेकेंड। समझ रहे हो? मतलब एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 9 हो गया। तो 1 सेकेंड का 10 की पावर 9 टाइम्स जब आप तोड़ दोगे, तो उतने टाइम में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो 1 मीटर कहलाया गया। तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि कोई भी उठ के चला आया और उसने कह दिया 1 मीटर इतना लंबा होगा और आपने मान लिया। सब चीजों का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। जैसे आपने मीटर बोला, अब ये किलोग्राम बोलते हैं, तो असल में एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है, एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है। ये देखो, ये प्रोटोटाइप है, ऐसा रखा हुआ है लैब में। तो इसके बिहाफ पे हमें बोला गया कि ये इसका जो वजन है 1 किलो है, कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रहेगा। तो इतना ही हमने 1 किलो को माना, मतलब इतने वजन के बराबर हमने 1 किलो मान लिया। अब ये फिक्स है हमेशा से।
राइट है जी। उसी तरीके से अगर आप 1 सेकंड की बात करेंगे तो उसको भी इसने डिफाइन करा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ गया, उसने कह दिया भाई ये ऐसा होता है तो तुमने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है बेटे। आई गेस वी आर क्लियर टिल हियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक हमने आपको 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिसमें प्लेन एंगल भी पढ़ा दिया और जिसके अंदर हमने आपको सॉलिड एंगल भी पढ़ा दिया। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा बेटे? स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा? स्टीरेडियन। इसको हम एसआर भी बोल सकते हैं, स्टीरेडियन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, यहां तक समझ में आता है। अब देखो कुछ जो ऐसा यूनिट्स आप पढ़ रहे हो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। ऐसा ही नहीं है, अब तुमने योगी को जानते हो, तुम लोग यूपी के चीफ मिनिस्टर को जानते हो ना? प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना यूपी का वो। अब एक बच्चे को मैंने बोला यूपी का प्राइम मिनिस्टर, कह रहे हाँ हाँ सर वही 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 वही, ठीक है। तो भाई उसको वो किस बात के लिए फेमस है? बोलो, सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है योगी जी? शहरों के नाम चेंज करने के लिए। शुरुआत में जब आया था उसने अभी इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया यूपी में। जब नया नया बना था ना तो उस टाइम पे बड़ी चर्चा चल रही थी कि इस जगह को ये चेंज कर दिया। अब योगी जी हमारे पास आ जाए और वो एकदम से कह दे कि भाई आज के बाद जो फोर्स का यूनिट होगा वो विनोद होगा। तुम पढ़ रहे हो देयर इज 4 विनोद एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अ स्टूडेंट इज पुलिंग दैट बॉडी विद 4 विनोद। ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई कि कुछ भी कह दिया। ऐसे तो भाई नरेंद्र मोदी जी कह देंगे आज के बाद इंडिया में लीटर का यूनिट विनोद हो गया। तुम दुकान पे जाके कह रहे हो भैया 4 विनोद दूध देना, ठीक है। तो सबकी एक प्रक्रिया होती है। देयर आर रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। जैसे कि हमेशा जो साइंटिस्ट का नाम है बेटे वो कभी भी आपका कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होगा यूनिट के लिए। न्यूटन, एम्पेयर, कूलाम, ये सब देख पा रहे हो छोटे लेटर से स्टार्ट है, ना कि कैपिटल लेटर से। आई गेस दिस इज क्लियर। आज के बाद कभी भी ऐसा हो तो आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है सिंबल्स फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अगर सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, वो कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, काफी धीरे हो गया मामला, ठीक है ना। अगर हम बाकी बात करेंगे, हाँ बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, सिंबल भी और यूनिट भी पूरा का पूरा। जैसे कैंडला, केजी, मीटर, सेकेंड, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया ना। हाँ कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को आज तक कभी पता ही नहीं है, कभी हमने देखा ही नहीं। वो ये है बेटे कि जब हम यूनिट में Q बराबर NU लिख रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए बेटे। ये जो आप चिपका के लिखते हैं ना, ये गलत होता है। आज तक तो कभी किसी ने बताया नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। समझ आया कि नहीं आया? आज के बाद कभी भी अगर मैं यूनिट लिख रहा हूं बेटे, तो यूनिट के बाद मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो और उसके बाद जो यूनिट है उनमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, तो वो करेक्ट है, नहीं तो वो करेक्ट नहीं है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। आज तक हम गलत पढ़ते आ रहे हैं। लोग बोलते हैं मैंने 6 मीटर रास्ता कवर कर लिया, हमने 15 सेकेंड्स काम कर लिया। सो यूनिट कभी भी ऐसा यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। 16 मीटर्स कभी भी नहीं होगा। 14 kgs कभी भी नहीं लिख सकते आप। आज तक तो लिखते आ रहे थे ना, आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जो चीज सही नहीं है उसको क्यों लिखेंगे? 20 सेकेंड्स, ये सब गलत है। ऐसा यूनिट का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। इफ यू आर राइटिंग 6 मीटर, 14 kg, 20 सेकेंड, 18 केल्विन, ऐसा यूनिट डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। हमें का समझ में आता है। अच्छा, यूनिट के बाद आप लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। यूनिट के बाद आप लास्ट में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। ये कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है जो हमें किसी ने भी नहीं बताया। और हां, अगर 2 यूनिट है, 2 सिंबल्स है, जैसे जूल सेकेंड, तो उनके बीच में कभी भी गैप नहीं होगा। 2 सिंबल्स के बीच में गैप नहीं होगा बेटे। जैसे न्यूटन मीटर है तो न्यूटन के बाद मीटर को चिपका के लिखा जाएगा, कभी ऐसा नहीं। देखिए आप न्यूटन मीटर लिखते हैं, सो इट इज लाइक दिस, ना कि लाइक दिस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये गलत हो जाएगा मामला, ये मामला सही। तो दीज आर फ्यू बेसिक रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। आई गेस यहां तक का मामला ठीक है, यहां तक तो कोई ऐसा हमको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। अच्छा याद रखिएगा बेटे, जो अभी बताने जा रहा हूं ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना ज्यादा जरूरी टेबल है कि ये टेबल आपको 11th 12th आगे जाके मैथ्स में, पूरी जिंदगी में ये टेबल आपके काम आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूं। हम कहते हैं ना कि 1 kg इज इक्वल्स टू
1000 ग्राम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइएगा जरा। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है ना बेटे। 1 किलो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। यस और नॉट? हमने कहा बिल्कुल ठीक है यार, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब ये जो के है ना, ये जो के है, इसको बोलते हैं किलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? 1 किलोग्राम। वहीं पर हम बोलते हैं 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। यस और नॉट? और यहीं पर अगर मैं बोलूं 1 मिलीमीटर, इसको मिली बोलते हैं। और ये आपने शायद सुना भी होगा, हम बोलते हैं इट इज 10⁻³ मीटर, या बोलते हैं 1 मिलीमीटर इज 1/1000 मीटर। लिखते हैं कि नहीं मिलते? लिख सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपके आगे है ना, ये प्रीफिक्सेस है। ये क्या है बेटे? प्रीफिक्सेस है। जैसे आप लिखते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। लिखते हैं कि नहीं लिखते ये चीज? तो ये सब प्रीफिक्सेस है बेटे। ये जो प्रीफिक्सेस है बच्चे, ये रहे हमारे प्रीफिक्सेस। अब एक तो पावर प्लस वाले होते हैं, एक माइनस वाले। माने एक तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए यूज होते हैं माइनस वाले, और एक प्लस वाले मैक्रोस्कोपिक के लिए यूज होते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा बेटे, मैंने कहा डेका। अगर मैं बोलता हूं 1 डेकामीटर, तो डेकामीटर का मतलब है 10 मीटर की बात हो रही है। समझ में आ गया? बोला डेका इज बोलते तो हम आफ्टर अ डिकेड मतलब 10 साल बाद। तो उसी तरीके से 1 डेका इज 10 मीटर। अगर मैं बोलूं हेक्टो, 1 हेक्टो का मतलब हो गया 100 प्लस 2। माइनस वाला पता है सेंटी, मगर प्लस वाला नहीं पता था हमको। तो आज के बाद 1 हेक्टोमीटर अगर बोला तो मतलब वो कह रहा है कि 100 मीटर की बात कर रहा है। हाँ, किलो के बारे में मुझे पता है, किलो इज 10⁻3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, आगे जाके मेगा की बात हो जाती है। जैसे कभी वो बोल देता है मेगावाट, सुना होगा मेगावाट के बारे में कभी, मतलब 1 मेगावाट 2 मेगावाट। तो मेगा इज लाइक 10⁻6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आता है गीगा, फिर टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ये सब की जिंदगी में उतना यूज नहीं है, यूज तो आपका मेगा तक ही आ जाता है, मगर स्टिल कभी पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। आई गेस दिस इज क्लियर बेटे? समझ में आ रहा है? माइनस में देखेंगे तो 1 डेसीमीटर, डेसी नाम से ही समझ में आ गया, डेसी 0.1, 10⁻⁻1। फिर बात आ जाएगी सेंटीमीटर की, तो सेंटी इज लाइक 10⁻²। समझ में आ रहा है? फिर मिली की बात आ जाएगी, मिली इज लाइक 10⁻³ फिर आ जाएगा माइक्रो, बैक्टीरिया को नापने के लिए यूज होता है माइक्रो इज 10⁻6। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। टाटा नैनो की बात नहीं हो रही है, नैनो यानी कि प्रीफिक्स की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं 1 नैनो सेकेंड, तो 10⁻9 सेकेंड। गॉट इट गाइस? पीको का मतलब है 10⁻12। ये हमारे चार्जेस में यूज होता है, कैपेसिटर्स में यूज होता है आगे जाकर, ठीक है ना। बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं तो उनकी बहुत छोटी वैल्यूज के लिए हम पीको यूज करते हैं। फिर फेम्टो, जैसे न्यूक्लियस का साइज हो तो ये हम फेम्टो यूज करते हैं। इसमें एक चीज की कमी है, वो भी लिख देंगे यहां पर, 10⁻10 आता है, जिसको बोलते हैं हम एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम। एटम का एक ही ऊपर डॉट लिखा होता है, एटम का साइज मेजर करने के लिए एक ही ऊपर डॉट बना होता है, ऐसे करके एक ही ऊपर ऐसे बिंदी बनी होती है, एंगस्ट्रम, ठीक है ना। जैसे एटो हो गया, जेप्टो, योक्टो, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया? आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना। आज समझ में आया जेप्टो ने अपना नाम कहां से लिया, ठीक है ना। भाई देखो ना, यहां पे बड़ा क्लियर है, हमें कभी ध्यान ही नहीं आया। 10⁻21। हाँ, मैं होता कभी तो मैं ले लेता यहां से योटा, 10⁻24 दिमाग में प्लस लेता ना हमेशा, माइनस क्यों लूंगा? मतलब आज के बाद हम ऐसा मतलब कर ले, हम लोग अपने सेंटर का नाम चेंज कर ले। हम लोग क्या रखे? गीगा अकेडमी, क्या लिखे यहां से? मेगा अकेडमी नहीं, मेगा तो किसी का नाम हो गया ना, ठीक है। योटा अकेडमी, किसी को समझ भी नहीं आएगा, पेरेंट कॉल करेगा, क्या क्या बोल रहे हो सर, कहां से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दीज आर सम डिफरेंट सिस्टम ऑफ, मतलब दीज आर सम प्रीफिक्सेस जो हमें यूज करने होते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है बेटे, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला 3 मिली एम्पेयर, 5 माइक्रोवोल्ट, माइक्रो इज 10⁻6, नैनो सेकेंड, पिकोमीटर, किलोमीटर, मेगावाट। समझ आया कि नहीं आया? तो ये सब प्रीफिक्सेस थे जो हमें याद करने हैं। जैसे आप देखो ना, ये देखो, ये कुरकुरे का लेंथ मेजर करने के लिए, कुरकुरे नहीं है गधो, बैक्टीरिया ही है, ठीक है। वो तो कह रहा है सर
मेरे को वैसी भूख लग रही है, आप वैसी कुरकुरे कुरकुरे कर रहे हो, ठीक है ना। सो 1 माइक्रो इज 10⁻⁶, ठीक है। नैनोमीटर मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज कभी अगर बताना है तो हम नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आई गेस दिस इज क्लियर, ठीक है ना। तो यहां तक भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे बेटे। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए, जैसे एंगस्ट्रम की बात हो रही है। मैंने बताया अभी आपको एटम्स का साइज मेजर करने के लिए, न्यूक्लियस का साइज। आपने फेम्टो पढ़ा था ना, फेम्टो बोलो या फर्मी बोलो एक ही बात है। तो न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए हम फर्मी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, या तो बोलते हैं फेम्टोमीटर या बोलते हैं 1 फर्मी। समझ में आया? फेम्टोमीटर, फेम्टो के साथ पूरा यूनिट लिखेंगे, फेम्टोमीटर, या नॉर्मली फर्मी। फर्मी इज 10⁻⁻15। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना बेटे, जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो 3 यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हनुमान चालीसा में मेरी एक वीडियो है, फिजिक्स फ्रॉम हनुमान चालीसा करके, आप घर पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी, उसमें हो सकता है शायद। वहां पर हमने बताया कि किस तरीके से हनुमान चालीसा के थ्रू अर्थ से सन का डिस्टेंस नापा गया है। वो एक स्टेटमेंट होती है, मेरे को अभी याद नहीं है, बट मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना। तो मतलब वहां पे तो उसको अगर साइंस की बात भाषा में देखेंगे, सो दैट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं बेटे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज AU, और एक AU जो होता है ये 1.5 लिखा हुआ है। ओरिजिनली अगर देखेंगे तो ये 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे नापा गया होगा? यहां से इतनी बड़ी सीढ़ी तो हो नहीं सकती कि भाई कोई चढ़ गया और नाप लिया। इसके नापने के लिए हमें पैरालेक्स मेथड का यूज करना पड़ता है। वो आपको सिखाया ही नहीं, मतलब सिलेबस में ही नहीं डाला, बोला सिलेबस से डिलीटेड है। पर कोई भी अगर बड़ा प्लैनेट है, उसका साइज कैसे मेजर करना है, उसको यहां से डिस्टेंस कितना है, वो सब हम पैरालेक्स मेथड की हेल्प से यूज करते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। आगे जाके कन्वर्जन कराऊंगा तो ये 3 क्वांटिटीज में आपसी में कन्वर्जन पूछता है अक्सर। जैसे आपसे पूछ लेगा लाइट ईयर क्या होता है, तो आपने कहा सर लाइट ने 1 साल में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर, एक LY जो होता है वो आपका 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर है। ओरिजिनली ये 9.46 के आसपास आता है, ठीक है ना, या 9.48 के आसपास, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन में हमने डाल दिया यहां पर। अगला अगर देखेंगे तो ये आता है पारसेक। अब ये पारसेक क्या है? आपने अभी पढ़ा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। बोला सर आपका एक अर्थ है और एक सन है बेटे, और उनके बीच की जो गैप है उसको हम 1 AU बोल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल रहे हैं, और उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली दूरी को हमने आर्क समझ लिया। क्या समझ लिया बेटे? इसको हमने आर्क समझ लिया। आई गेस दिस इज क्लियर। तो अगर आर्क 1 AU के बराबर हो जाए और एंगल जो बन रहा है वो 1 सेकेंड के बराबर हो जाए, 1 सेकेंड बोले तो 1/3600 डिग्री। याद है अभी बताया था मैंने कि भाई 1 डिग्री इज 3600 सेकेंड, है ना, बताया था ना अभी। अगर एंगल मेरा 1 सेकेंड के बराबर हो जाए और आर्क लेंथ मेरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, तब ये जो डिस्टेंस आता है, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं, जो रेडियस को हम काउंट करते हैं उसको हम 1 पारसेक बोलते हैं। और एक पारसेक की जो वैल्यू होती है बेटे, एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल। स्कूल में यही पूछेगा आपसे। देखिए एक्स्ट्रा तो मेरे पास बहुत नॉलेज है, जैसे कि मैं आपको एरिया की यूनिट्स बता दूंगा। आपने देखो अक्सर क्या है ना, मैं चाहता हूं कि फिजिक्स के साथ साथ आप लोगों को बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे अब कोई बोले कि 1 एकड़ कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1 एकड़ में वो कह रहा है कि 1 एकड़ लगभग 4046.8 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। समझ आया कि नहीं आया? ये एरिया का यूजन है। जैसे हेक्टेयर बोले, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, लगभग 2.5 एकड़ के बराबर अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ गया? हाँ, फिर बहुत छोटा एरिया है, जैसे न्यूक्लियर का क्रॉस सेक्शन है तो उसको बान बोलते हैं। बान, 1 बान इज 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ये फिजिक्स में नाम है कुछ। सर पेपर में आएंगे क्या? नहीं, पेपर में क्या आएंगे? 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक।
पेपर में ये 3 जरूर पूछता है, अक्सर पूछेगा टीचर पेपर में ये 3। हाँ, कुछ बेसिक लाइफ में यूज करने के लिए, जैसे आपको कभी ऐसा ना फील हो कि मैं तो भाई जानता ही नहीं कुछ, तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर कभी स्टील के रॉड्स है, स्टील के बार्स है, तो उनको हम मेट्रिक टन में यूज करते हैं। 1 मेट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। तो जैसे स्टील के रॉड आ रहे हैं, बहुत भारी होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया कितना मेट्रिक टन माल आया आपके पास। अगर हमें गेहूं वेहूं ग्रेन नापना है तो हम क्विंटल बोलते हैं कि 1 क्विंटल। जैसे कट्टे आते हैं ना, पूरे पूरे बड़े बड़े कट्टे, तो वहां पर आपने सुना भी होगा कि 2 क्विंटल माल हो गया, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल। बड़े बड़े होलसेलर ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। 1 क्विंटल 100 किलो होता है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूबॉर्न बेबीज को अगर आप देखोगे, ये देखो मैंने बोला ना 1 पाउंड इज 0.54 kg, ठीक है ना। अब हॉस्पिटल में तुम घर पे जाके ये मत कह देना कि मैं जब पैदा हुई थी तो मैं कितने पाउंड की थी, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता ना, हमें पता है कि 1 पाउंड कितना होता है। अच्छा, क्रॉप जैसे तोला जाता है तो स्लग होता है। जैसे कभी आप मंडी में गए हो तो मंडी में वहां पर क्या बोलते हैं, वो 5 किलो को दिहाड़ी बोलते, नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, दिहाड़ी तो दिन को बोलते हैं, कुछ तो ऐसा होता है ना, हिंदी में एक वर्ड होता है 5 किलो का एक पूरा सामान को, कुछ ऐसा बोलते हैं, शायद दड़ी बोलते हैं, पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं ऐसा। मतलब सब्जी देने कभी तो जाओगे तो पता चलेगा ना, घर से कभी निकले हो, कभी बाजार गए हो सब्जी खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से पूछिए भाई 5 किलो की सब्जी को, मतलब अगर 5 किलो एक साथ लेना हो तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे हिसाब से दड़ी बोलते हैं उसको। 10 किलो को दड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। हिंदी थोड़ा सा मेरी कमजोर है, इंग्लिश तो माशाल्लाह है, पर हिंदी भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। तो जैसे क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो एक स्लग 14.59 kg, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो देखो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर लिमिट, हिंदुस्तान से निकला है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या कहता है कि जो सन का मास है उसके 1.4 टाइम्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है। समझ में आया कि नहीं आया? उसको हम किस में नापेंगे? चंद्रशेखर लिमिट, CL में नापेंगे। समझ में आएगी? अब तुमसे ये स्कूल वाला तो तभी पूछेगा ना जब उसको पता होगा, उसको पता ही नहीं होगा तो तुमसे क्या पूछेगा? तुमसे तो 3 ही चीजें पूछेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, और पार्सेक क्या होता है। ये 3 पूछेगा। बट मैंने तुम्हारी प्रैक्टिकल, मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ में लर्न करने के लिए, अच्छा तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, ठीक है ना। एक सिंगल कार्बन एटम होता है, उसका अगर मास को 1/12 कर दिया जाए तो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होता है। जैसे मतलब ये बेटे कि जो 1 AMU होता है ना, स्मॉलेस्ट मतलब फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन का मास होता है बेटे, जो प्रोटॉन का मास होता है या न्यूट्रॉन का मास होता है, लगभग बराबर होता है। उसी मास को हम एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट के बराबर बोलते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना। और आगे अगर देखेंगे हम तो जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो सोलर डे, एक सोलर डे में 24 घंटे होते हैं, आपने पढ़ा ही है। लेकिन हाँ, एक और आता है साइडरियल डे विच इज 23 आवर्स एंड 56 मिनट। समझ में आया? फिजिक्स में होता है ये, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक सोलर ईयर में 365 सोलर डे होते हैं या 366 साइड रियल डे होते हैं। नॉर्मल भाषा में आप लीप ईयर में 366 दिन बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक ल्यूनर मंथ भी होता है, ल्यूनर मंथ में 27.3 सोलर डे होते हैं, ठीक है ना। और एक शेक, ये आया था 2015 के नीट वाले पेपर में कि एक शेक कितना होता है, तो वहां पे फिर बच्चों ने क्लिक किया होगा 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये छोटी छोटी जो यूनिट्स है मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिए हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछेगा। दिस इज समथिंग लाइक कि आपको पता होना चाहिए, कभी लाइफ में आगे बढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, पता चले आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक भाषा, बेसिक यूनिट्स, बेसिक चीजें कि मतलब आपका फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक क्वांटिटीज क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। आई गेस वी आर टोटली क्लियर टिल हेयर। मेरे हिसाब से यहां तक अपने को कहानी समझ में आ गई है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट ये सब समझ में आ गया है। तो एक हिस्सा मैंने कवर कर दिया है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर चैप्टर में पेंडिंग क्या क्या रह गया, तो मैं आपको बता दूंगा। एक तो डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट रह गया,
एक एरर एनालिसिस वाला पार्ट रह गया और एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट रह गया, माने 3 हिस्से रह गए, डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। तो अब शुरुआत करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। एक बेसिक टॉपिक शुरू करते हैं, फ्रेश टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है? बोला आज तक लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में हमने बना रखा है, मगर डायमेंशनल एनालिसिस एक नया प्रोसेस है जिसके अंदर वो मास को कैपिटल एम से बोल रहा है, लेंथ को कैपिटल एल से बोल रहा है और टाइम को बेटे कैपिटल टी से बोल रहा है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो उनके अपने अपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, बाकी सब तो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो इसके लिए डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि इट इज द फिनोमिना, डायमेंशनल एनालिसिस इज द फिनोमिना, it is the phenomena in which we express any physical quantity, in terms of MLT। अब रेस टू दी सम पावर कर लेंगे, इन टर्म्स ऑफ MLT बेटे, इन टर्म्स ऑफ MLT। इस प्रोसेस को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ध्यान से देखना बेटे, M की पावर A है, L की पावर B है, T की पावर C है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं बेटे, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं बेटे। समझ आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और ये जो पावर्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं, ये जो पावर्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। अब आपको मैं बता दूं बेटे, तो हमारे पास तो अलग अलग डायमेंशंस है, मतलब अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, कुछ तो मैं लिखवा देता हूं। जैसे आपने मास लिखा, लेंथ लिखा, टाइम लिखा। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एरिया क्या होगा, तो मैं कहूंगा यार एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेटे। अब एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ भी एल है बच्चे और ब्रेड्थ भी एल है, तो क्या मैं एल की पावर 2 नहीं लिख सकता हूं? यहां पर लिख सकता हूं। कोई मुझसे अगर कह दे कि सर वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं कह दूंगा सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूं बेटे एल की पावर 3। आई गेस दिस इज ओके नाउ। अब आगे कुछ भी लिखते जाओ भाई, जैसे मैंने बोला स्पीड या वेलोसिटी, चाहे तुम डिस्टेंस लिख लो, चाहे तुम डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो बेटे। अब ऊपर ध्यान से देखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस का एल हो गया, नीचे में टी है, टी का टी बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या बना मेरा एल टी -1। आई गेस दिस इज क्लियर। अब ऐसे कुछ भी बनाते रहो आप, ये तो आपका स्पीड और वेलोसिटी हो गया। नाउ आई एम गेटिंग कि भाई एक्सेलरेशन बना लो आप। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे? वेलोसिटी अप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ऊपर v माइनस यू है तो दो मत ले लेना, एक ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? एल टी -1 अभी निकाला हमने, और नीचे में टी और आ गया, तो मेरे को ये क्या मिला? एल टी -2। आई गेस वी आर टोटली क्लियर विद दिस पार्ट। अब ऐसे कुछ भी कह जाएगा, मान लो वो कह देगा फोर्स बराबर क्या होगा? ma। आई गेस दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब m क्या है? मास है, सो m और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा lt -2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो, तो हाँ यार वन शॉट है मेरे भाई, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं डिटेल्ड में और ज्यादा धीरे चलना है तो डिटेल्ड लेक्चर का भी लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। तो f इज लाइक ma इज लाइक ml t -2। अब ऐसे ही मेरे पास अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूलाज आएंगे। मैंने फोर्स बोला, ma बोल दिया। ध्यान देखो,
आगे भी बोल सकता हूं, मान लेते हैं मैंने बोला वर्क डन। अभी वर्क डन क्या होता है बेटे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स क्या है बेटे? mlt-2। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? l है बेटे, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज ml2t⁻²। समझ आया कि नहीं? अब ऐसे में कितने भी फॉर्मूलाज बना सकता हूं, कितने भी बन सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल पीछे गिवन है बहुत सारे फॉर्मूलाज। आइए हम कुछ आपको दिखा देते हैं, यहां पर कुछ तो हमारे पास भी यहां पर है, ठीक है ना। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल बेटे। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वे कुछ है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ओके ओके ओके, ये रहे एनसीईआरटी का ही पेज है बेटे ये, ठीक है ना। अब ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब एनसीईआरटी के पेज में देखो, जैसे मान लो उसने बोला मास डेंसिटी, जैसे वो कह रहा है मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी बोल रहा है वो। अभी मास डेंसिटी का मतलब क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटे। अभी मास का क्या होगा? m होगा, और वॉल्यूम क्या है? अभी निकाला l⁻3। तो हमने कहा कि चलो भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे? ml-3। अब ऐसे कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमको दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है भाई। इसके बाद अगर आपको देखना होगा तो वो हमसे पावर जैसे बोल रहा है वो। अभी पावर की बात करोगे तो पावर क्या है बेटे? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम बच्चे, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। अब सर वर्क डन आपने बोला ml2t⁻² बेटे, और नीचे में t भी आ गया, तो ये t ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चला जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml2t⁻³ बेटे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ml2t⁻³ आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब ये तो मेरे पास, अच्छा अलग अलग क्या सर? बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। स्कूल में पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कह देगा कि सर एनर्जी मतलब एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके लिए सेम 5 क्वांटिटीज लिख दीजिए। जैसे आप कह देंगे एनर्जी, अब एनर्जी कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। आगे जाके पढ़ोगे टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो ये सारे हैं अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन हां, अब इसमें जो बच्चा छोड़ देता है, जहां पर कंफ्यूजन आती है, वो मैं आपको सिखाता हूं। वो मैं क्या सिखाता हूं आपको? वो मैं आपको सिखाता हूं बेटे। वो है आपका बेटे, यहां से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। यहां से हम लोग सीखेंगे। हमने यहां पर शायद लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है हमने। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स और कांस्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं ना, जिसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स है बेटे। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस पार्ट, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हो तो एक ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशन ही नहीं है। जैसे मैंने बोला आपसे एंगल, जैसे मैंने बोला एंगल, तो अब एंगल चाहे प्लेन एंगल बोलो चाहे सॉलिड एंगल बोलो, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस बेटे। समझ आया कि नहीं आया? अब आर्क क्या है? लेंथ। दिस इज ऑल्सो लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ। समझ आया? अब लेंथ से लेंथ तो कट जाएगा, तो इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। और जिस फॉर्मूले का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं m⁻0, l⁻0, t⁻0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 ओनली। तो आपने कहा सर m⁻0, l⁻0, t⁻0। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।
m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, यहां तक समझ में आ भी रहा है अपने को। तो जैसे एंगल हो गया बेटे, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मानी दो सेम चीजों का रेशियो, दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो, लेंथ बाय लेंथ, मास बाय मास, कुछ भी, डेंसिटी बाय डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, वो आपका ये हो गया। जैसे स्ट्रेन बोला, आगे पढ़ेंगे स्ट्रेन क्या होता है। ये सारी वो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटे, ये सारी वो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटे जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो हम उनको क्या कह देंगे बेटे, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। माने चेंज तो हो रहे हैं मगर इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है बेटे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे अगर मैं बोलूंगा तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अभी हम निकालना सिखाएंगे आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला जिन कांस्टेंट्स का है कैसा कैसा है, बताऊंगा। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, अभी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना, समझ आ गया। फिर कुछ डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी होंगे, जैसे कि पाई, जैसे कि लॉग, जैसे कि एक्सपोनेंशियल पावर, ये सब। ये चारों पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल एग्जामिनेशंस। अक्सर पूछता है टीचर उसके अंदर। अभी हाल ही में एक बच्चे का यूटी हुआ था, उसमें ये चारों चीजें पूछ ली गई थी कि भाई क्या क्या होता है। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, लर्न हो जाने चाहिए आपको प्रॉपरली, ठीक है ना। आइए जरा, जैसे मैंने डायमेंशनलेस कांस्टेंट बताया, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट बताया आपको, जैसे मैं आपको अभी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा था ना, तो उधर मैंने आपको डायमेंशनल कांस्टेंट बता दिया, ठीक है ना। उधर मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम पढ़ रहे थे वहां पर, तो अब इसके अंदर ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं वो मुझसे डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी चीज का पूछ सकता है, किसी भी चीज का पूछ सकता है। मैंने बोला सर F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मैंने बोला सर F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो G है बेटे ये क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है बेटे ये क्या है सर? दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटे। ये G क्या है बेटे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चे। तो मैंने कहा सर G बराबर F आर स्क्वायर बाय m1 m2। आई बात समझ? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा बच्चे? F का क्या होगा? mlt की पावर -2। आर स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो मतलब l की पावर 2 हो जाएगा, सही है। नीचे में मास इनटू मास है, मतलब m की पावर 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? सो आई विल से, इसको कैसे लिखूंगा बेटे? m की पावर देखिए 1 और -2 क्या हो जाएगा? -1। फिर l की पावर 3, t की पावर -2। अब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका मगर कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे? यहां तक समझ में आ गया अपने को? जैसे मैंने बोला E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जैसे मैंने बोला E इज इक्वल्स टू एच न्यू बेटे। अब ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है बेटे, ये आपका एनर्जी है, ये आपका एनर्जी है बेटे, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसमें एक ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्लैंक्स कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटे? एनर्जी बाय न्यू, एनर्जी बाय न्यू। सर एनर्जी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? सर ml2 t की पावर -2, हमने कहा ओके, और न्यू जो है वो t की पावर -1 होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/t होता है। तो मैंने कहा चलो भाई लिखते हैं ml2 -2 + 1, तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये सारे क्या है बेटे? डायमेंशनल कांस्टेंट्स है। ये सारे क्या है बच्चे? डायमेंशनल कांस्टेंट है बेटे। ये सारे क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे। क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? बहुत सही। आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां तक हमने कर लिया पूरा। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम क्या करने वाले हैं बेटे? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमने कहा चलो मेरे भाई चलते हैं, चलो चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ
डायमेंशनल एनालिसिस पर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर। जब मैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पढ़ रहा हूं बेटे, तो इसके अंदर 3 एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन आपके सामने है बेटे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ एन एक्सप्रेशन डायमेंशनली। किसी भी एक्सप्रेशन की करेक्टनेस हमें चेक करनी है, वो भी डायमेंशनली। कैसे करेंगे इसको? हम करते हैं बेटे, इसको हम करते हैं बच्चे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई गेस दिस इज क्लियर। तो हम लोगों को अगर डायमेंशनल एनालिसिस की करेक्टनेस, किसी भी एक्सप्रेशन की करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशनली, तो हम उसको कर सकते हैं बेटे आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है हमसे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सर कोई भी 2 टर्म्स अगर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट थिंग। दूसरा, वो कह रहा है सर कोई भी एक्सप्रेशन या फॉर्मूला डायमेंशनली तभी करेक्ट होगा जब जितने भी टर्म्स है एलएचएस पर और जितने भी टर्म्स है आरएचएस में, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा हो। मैं लिखवाता हूं, आपको समझ में आएगा। पहला कहता है कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ all the terms at LHS and RHS should be same। समझ में आया कि नहीं आया? तो सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला LHS और RHS पर सेम होना चाहिए, और 2 टर्म्स तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूं। मैंने बोला v बराबर u प्लस एटी। आपने बोला चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। आपने बोला चेक करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है बेटे। तो हमने कहा चलो चेक करके देखते हैं। ध्यान से देखना, हमने कहा सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला u का निकाल लेते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला at का निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर रहे हैं बेटे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है ना? हम तीनों का डायमेंशन चेक कर लेंगे, एक बारी v का, एक बारी u का और एक बारी at का। v का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी तो है यार, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1 है ना? बोलो LT-1 ही तो है। u क्या है? वेलोसिटी तो है, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, है तो वेलोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी LT-1 होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? LT-2। सही बोल रहा हूं। और टाइम का तो t होगा, t से t कटेगा तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? LT-1 बन जाएगा। देखने पे v का, u का, at का तीनों का डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस at करेक्ट डायमेंशनली। ये डायमेंशनली करेक्ट है बेटे, समझ आया? पर सर क्या ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है, क्या ये फिजिकल फॉर्म में जो हमने लिखा है ये एक्सप्रेशन पूरा सही होगा अगर ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया? तो इसको देखा देखी हमने एक और एक्सप्रेशन लिया। हमने कहा चलो ले लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 5at स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन, क्या ये फॉर्मूला नॉर्मली सही है रियल लाइफ में जो आप यूज करते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो फॉर्मूला आपका ये वाला सही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सही है। अब देखिए 5 तो एक कांस्टेंट है, हाफ एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं। इधर आप s का डायमेंशनल ले लेंगे, अगर आप s का डायमेंशन ले लेंगे बच्चे, तो आपको दिख रहा है s का डायमेंशन l हो गया। हमने कहा ठीक है यार, s का डायमेंशन l हो गया। अच्छा, ut का डायमेंशन ले लेते हैं, u इंटू टी,
तो u का मतलब LT माइनस 1 होता है, t का मतलब t हो गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ L हो गया क्योंकि t माइनस 1 से t कट जाएगा। और फिर हमने AT स्क्वायर का डायमेंशन ले लिया क्योंकि मुझे कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे 5 है, चाहे हाफ है, चाहे 1500 है, चाहे 2000 है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक्सेलरेशन की जगह LT माइनस 2 लिखा और t स्क्वायर की जगह t की पावर 2 लिखा, कट गया तो आंसर आया L। और ये जो L है ये तीनों का डायमेंशन सेम है, तो भैया ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट है बेटे, ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट है बच्चे, और ये वाला भी डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई भी एक्सप्रेशन यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला आप नॉर्मली यूज में ला सकते हो, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का? तो भैया डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है बेटे कि हम लोग जो है बेटे, डायमेंशनल एनालिसिस का जो लिमिटेशन है उसमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता। ये समझ में आया? अब ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये तो कह रहा है अगर तुम mv स्क्वायर भी लिख दोगे मैं तो दोनों को ही करेक्ट मान लूंगा। तो डायमेंशनली कोई फॉर्मूला करेक्ट है, दैट डजंट मीन कि वो एक्सप्रेशन आपका करेक्ट माना जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? हां, याद रखना, अगर कोई एक्सप्रेशन डिराइव करते करते डायमेंशनली ही रॉन्ग हो गया तो वो तो वैसे ही गलत है। कोई भी एक्सप्रेशन को करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना मस्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मगर कोई एक्सप्रेशन अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया तो कंफर्म बात हो गई कि वो तो फिर आपका एक्सप्रेशन गलत ही है। कोई एक्सप्रेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो तो एक्सप्रेशन गलत है ही है, मगर कोई एक्सप्रेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हम ये कह नहीं सकते कि वो एक्सप्रेशन पक्का सही ही होगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है बेटे कि वो कांस्टेंट के बारे में हमें आइडिया नहीं दे पाता है। Am I clear about this part? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो पहला एप्लीकेशन अपने को समझ में आ गया कि अगर वो कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस चेक करने के लिए बोल रहा है तो हमने कहा ये रहा आपके सामने है बेटे। क्लियर है मामला बच्चे? Let's move on to the second application. Let us move on to the second application. तो सर सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बेटे? सर सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बेटे? तो सेकेंड एप्लीकेशन जो है ना बेटा मेरा वो है, सेकेंड एप्लीकेशन जो है बेटे मेरा वो है टू सेकेंड एप्लीकेशन करेक्टनेस तो बता दिया, टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ वन यूनिट इंटू अनदर बेटे, टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ वन यूनिट इंटू अनदर बच्चे, यानी कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है मुझे। कैसे कन्वर्ट करूंगा? जैसे आप देखते हो 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो कन्वर्जन कैसे होगा? तो हमने कहा चलो भाई एक यूनिट को आपने दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला तो Q बराबर NU होता है बच्चे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा N1U1 बराबर N2U2। यहां पर मैं आगे लिखूंगा बेटे, मुझे जो कन्वर्जन करनी है ना वो मुझे डायमेंशनली कन्वर्जन करनी है। वो कन्वर्जन मुझे कैसे करनी है बेटे? डायमेंशनली करनी है। तो मैंने कहा भाई N1U1 बराबर N2U2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? N1U1 बराबर N2U2 बेटे, N1U1 बराबर N2U2। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं आपको। जैसे कि मैंने बोला कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब ये वो चुड़ैल वाली डाइन की बात नहीं कर रहा है बेटे, ये हमसे बोल रहा है कि जो न्यूटन है ये आपका SI यूनिट है फोर्स का, और जो डाइन है ये SI यूनिट है, सॉरी CGS यूनिट है फोर्स का। ये क्या है बेटे? फोर्स का SI यूनिट है, और ये क्या है? फोर्स का CGS यूनिट है। सर क्या मुझे पेपर में ये SI यूनिट और ये CGS यूनिट दिया होगा? अरे हाँ यार, क्यों नहीं दिया होगा? अब गधो 2 सवाल ही तो है, 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको पता होना चाहिए।
किस किस के बारे में? एक तो फोर्स के बारे में और एक आपका एनर्जी के बारे में। तो सर फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए, और इसी तरीके से एनर्जी का भी एसआई यूनिट और सीजीएस आपको याद होना चाहिए। बाकी कोई देगा तो वो दे देगा आपको यूनिट्स। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके लिए एक पर्टिकुलर सेशन रखूंगा मैं, जिसके अंदर मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। करीब 2 घंटे के आसपास का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम इतने प्यारे क्वेश्चंस करेंगे कि हम नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस उठा लेंगे, उसके अंदर बेसिक से उठेंगे और अच्छे अच्छे तरीके के सवाल हम कर लेंगे उसके अंदर, तो आपको बहुत मजे आएंगे उसमें। राइट, तो मैंने कहा भैया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। इसको आपने कैसे कन्वर्जन करनी है बेटे? डायमेंशनली कन्वर्जन करनी है। कैसे कन्वर्जन करनी है बच्चे? डायमेंशनली कन्वर्ट करना है। ये कैसे कन्वर्ट करना है? डायमेंशनली कन्वर्ट करना है। हमने कहा चलो भाई करते हैं। ध्यान से देखना, 1 न्यूटन को कुछ डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को कुछ डाइन में कन्वर्ट करना है। ये कुछ जो है ये क्या है? N2 ही तो है। ये कुछ जो है ये N2 ही तो है। हमको N2 चाहिए विच इज 1 न्यूटन अपॉन डाइन। बेटे गलत तो नहीं कह रहा मैं, पर हमको तो डायमेंशनली चाहिए, हमको तो डायमेंशनली चाहिए। तो मैंने कहा N2 बराबर 1। अच्छा, न्यूटन के लिए क्या बोलूंगा? M1 L1 T की पावर -2। बोलो यार, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT -2। MLT -2 डायन क्या फॉर्मूला भी तो वही होना चाहिए। अब फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना भाई, फोर्स का ही यूनिट है तो उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा डायमेंशनल वाला। पर मैंने 2 लिख दिया जैसे कि मुझे याद रहे कि ये एक और सिस्टम है, ये एक और सिस्टम है। पर अब इसको कन्वर्ट करते हैं भाई। एसआई यूनिट में मास को क्या लिखते हैं? केजी। तो मैंने लिख दिया भाई केजी। अच्छा, लेंथ को क्या लिखते हैं? मीटर। टाइम को सेकेंड ही लिखते हैं, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, याद है मैंने बताया था। और नीचे सीजीएस यूनिट में मास को क्या लिखते हैं? ग्राम। लेंथ को क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। और टाइम को तो पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटे, इससे तो ये कट जाएगा सीधा सीधा। 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होती है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नीचे आपका ग्राम और सेंटीमीटर था, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। ये कितना आया? 10 की पावर 5। तो क्योंकि N2 मेरा 10 की पावर 5 आया है, सो देयरफॉर 1 न्यूटन इज 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। एम आई क्लियर टू यू ऑल बेटे? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? वो कुछ भी कह सकता है मुझे कन्वर्ट करने के लिए। एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी कन्वर्जन दे रखी है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। तो एनसीईआरटी का सेशन है मेरा, लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, आप समझ लेना कि वहां से पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी सोल्यूशन भी हो जाएगा। बट एम आई क्लियर टू यू ऑल? यहां तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? सो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है यार। एक और एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं जिससे कि आपका ये पक्का हो जाए बिल्कुल कन्वर्जन वाला टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन टू दी कन्वर्जन वाला टॉपिक। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने बोला बेटे, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। बेटे हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। बेटे हमें क्या करना है? 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब ये जूल क्या है? जूल इज दी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल इज दी एसआई यूनिट ऑफ किसकी? एनर्जी। और उसी तरीके से अर्ग किसकी? सीजीएस यूनिट है बेटे। ये एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। ये अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है। और आपको ये जो कन्वर्जन करना है बेटे, आपको ये जो कन्वर्जन करना है ये डायमेंशनली करना है। ये कन्वर्जन कैसे करना है हम लोग को? ये डायमेंशनली करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, फिर आंसर मैच कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है भाई। आपने बोला सर N1U1 बराबर N2U2, मतलब 1 जूल कुछ तो अर्ग के बराबर होगा। अब ये कुछ जो है ये N2 है, यही तो निकालना है, विच इज 1 जूल ओवर अर्ग, विच इज 1 जूल ओवर अर्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा भाई 1। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ML2 T की पावर -2। और भाई अर्ग का भी तो वही होगा, मगर एक चीज कर देंगे, इधर 1 1 1 लिख देंगे, इधर 2 2 2 लिख देंगे, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई वो डायमेंशनल फॉर्मूला की ही बात कर रहा है, मतलब लेकिन अलग अलग सिस्टम में। समझ में आया? अच्छा, सीजीएस में मास क्या, सॉरी एसआई में मास क्या होता है बेटे? बोलो केजी। लेंथ में मास क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और टाइम तो सेकंड ही होता है, बोल सकते हैं ना? हाँ भाई। और उसी तरीके से भाई सीजीएस में मास क्या होता है? ग्राम होता है।
और लेंथ क्या होता है सेंटीमीटर, और टाइम क्या होता है पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने कहा चलो मेरे भाई खत्म हो गया। 1 केजी कितने बराबर होता है 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, 1 मीटर बेटे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मगर इधर मीटर का स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? और नीचे तो आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है ही है। चलो सर ग्राम से ग्राम काट डालो और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट डालो तो आंसर आपका आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा अपना, यहां से कितना हो जाएगा बेटे अपना 10 की पावर 7। तो हमको मिला n2 इज 10 की पावर 7। तो जब n2 10 की पावर 7 है तो हम क्या बोल लेंगे बेटे कि सर 1 जूल जो है वो 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर है। अरे है ना, बोलो यार, आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है? सो दिस इज समथिंग जो मेरा सेकेंड एप्लीकेशन है। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, थर्ड एप्लीकेशन, जहां से आप कुछ भी कर लीजिए एक सवाल आपका 3 नंबर का आएगा ही आएगा। एक सवाल तो आपका 3 नंबर का आएगा ही आएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो अब मैं कराऊंगा वो एक सवाल के फॉर्म में ही कराने वाला हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो यहां तक तो समझ में आ गया। नाउ द थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एप्लीकेशन, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन बेटे। तो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? थर्ड एप्लीकेशन पढ़ना है अभी हमको। So let's study now third application. सर थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू अब मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा मैं उसका फॉर्मूला बनाऊंगा खुद से। कैसे बनाऊंगा अभी बना के दिखाता हूं। क्या देगा सर? टू डिड्यूस an expression, to deduce an expression for any physical quantity, डिड्यूस बोल लो चाहे डिराइव बोल लो एक ही बात है। डिड्यूस बोल लो चाहे डिराइव बोल लो एक ही बात है। टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली, अब ध्यान से देखना बेटे, हम लोग छोटी क्लासेस में एक साथ इतनी देर तक हमने पढ़ाई करी नहीं। आप यहां पर देखेंगे तो मेरी आदत क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोगों को मैं 2-2, 3-3 घंटा एक साथ बिठाने की कोशिश करूं। यू नो व्हाट, हम लोगों के अंदर इतनी ताकत होती है कि हम एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, पर हमारा माइंड इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है आफ्टर कोविड कि हर 10 मिनट के बाद हमारा दिमाग भटक जाता है। अगर पीछे गेट खुल गया तो हमारा दिमाग बिल्कुल सीधा वही चला जाता है। अरे भाई, आप पुराने जमाने के लोगों को देखोगे ना, तो गुरुकुल में बच्चे को भेजा जाता था बचपन से। मेरा बच्चा पैदा होगा ना, मैं सबसे पहले मैंने घर वालों को बोल रखा, भाई वो तुम पालोगे ही नहीं, मैं तो भेज दूंगा भाई उसको किसी गुरुकुल में, जहां पर उसको मतलब वहां पर जो भी गुरुजी होगा ना उसको कहूंगा भाई जितनी मेहनत करानी करा लो इससे। आज के टाइम पे इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्शन हो रही है हमें कि भाई मतलब एक नोटिफिकेशन आया और जो वीडियो चल रही है उसको खत्म होते ही हमने फटाफट वो यूट्यूब का वीडियो खोल लिया, दूसरा खोल लिया। ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पुराने जमाने के बच्चे कैसे पढ़ते थे? यूट्यूब होता नहीं था, तो जब यूट्यूब कुछ होता ही नहीं था तो क्या करते थे, वो जो है ना 4-4 घंटे लगातार बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ लेते थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। और आप समझने की कोशिश करिए, हम लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। हम आधा घंटा बैठते फिर हमारे सर में दर्द हो जाता है, फिर हम इधर उधर भटक जाते हैं। इस चीज के लिए मैंने एक ही चीज निकाला है कि आप लोग पढ़े ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोग बैठे, आप 2.5 घंटा बैठिए, कमर स्ट्रेट करके बैठिए, उसमें आप सिर्फ 40 मिनट पढ़ाई करिए, कोई बात नहीं, बट आप 2.5 घंटा टेबल से उठेंगे नहीं। आपका नियम बनना चाहिए। हम लोग अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो अच्छे से करो ना यार। देखिए साइंस तो ले लिया आपने, किसी ने कहा तो नहीं था ना साइंस लेने के लिए, खुद से मर्जी से लिया है।
लेने पे हम आर्ट्स भी ले सकते थे, लेने पे हम कॉमर्स भी ले सकते थे, और शायद आप लोगों को यह बताया भी गया है अभी तक कि भैया आर्ट्स, देखिए पढ़ना सब में पड़ता है, पर अब अभी तक तो यही बताया गया होगा ना कि अगर आर्ट्स या कॉमर्स लोगे तो उसमें पढ़ना नहीं पड़ता ज्यादा अभी, और हमने अपनी मर्जी से साइंस ले ली। अब साइंस लेने के बाद जब तुमने इतनी हार्ड सब्जेक्ट चूज कर ही लिया तो यार फिर 2 घंटा, ये 2 साल जो तुमने चूज करा है 11th और 12th, ये 2 साल अच्छे से पढ़ लो ना यार। ये 2 साल अच्छे से कैसे पढ़ना ये मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, मगर शुरुआत अभी है। यू गाइस आर वेरी लकी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके पास 2 महीने हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं आपके पास, ये हर किसी के पास नहीं होती है। बच्चा जब गर्मी की छुट्टियों के बाद आता है ना तो वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसका SA1 सर पे होता है, 50 दिन बाद उसको पेपर देने होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में 8 चैप्टर 7 चैप्टर कम से कम होते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटी 25 चैप्टर पढ़ने हैं उसने शुरुआत से, और दिन है 50। 2 दिन में क्या 1 चैप्टर कर सकते हैं हम लोग? नहीं करते ना, मुश्किल होता है। बट ये जो गर्मी की छुट्टियां है ना, इसके अंदर हम इतना ज्यादा इफेक्टफुली काम कर सकते हैं कि मतलब आप समझो हम सबसे आगे जा सकते हैं। इसको यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। गॉट इट? तो चलते हैं भैया, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिराइव करना है, वो भी डायमेंशनली। ध्यान से देखना बेटे, वो भी डायमेंशनली। आप गौर से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले मैं इसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं, मानी एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन देता हूं मैं इसके अंदर। अब वो एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है बच्चे? वो एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है बेटे? गौर से देखिएगा। सिंपल पेंडुलम देखा आपने? सिंपल पेंडुलम तो देखा ही होगा आप। वो घड़ी में जो घंटा सा नहीं होता, 12 बजते ठन की तरह बज जाता है। तो क्या होता है? ये उसका मीन पोजीशन है। ये उसका क्या बेटे? मीन पोजीशन है। अब ये जो घड़ी है ना, ये यहां से ऐसे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है। ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है बेटे। ये यहां से ऐसे आया और ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई बेटे। ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई, ये भी यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई बेटे। मीन से एक्सट्रीम पे जाना और फिर एक्सट्रीम से मीन पे आना, फिर मीन से एक्सट्रीम पे जाना और फिर एक्सट्रीम से मीन पे आना, इसको जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो हमें बोलता है सर लेट टाइम पीरियड ऑफ, और इसको ध्यान से पढ़ना, मजे आते हैं इसमें। लेट टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन कैपिटल T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन पहला मास ऑफ स्फेरिकल बॉब स्मॉल m, ठीक है जी। दूसरा लेंथ ऑफ, ये पहला आप बीच में से हम हटा ही देंगे, बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोल लो, पेंडुलम बोल लो, L बोल देते हैं। एंड तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ये इन तीनों क्वांटिटी पे इसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, और वो हमसे कह रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड T डायमेंशनली। आप मुझे इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डायमेंशनली डिड्यूस करके बताइए। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आपको क्लियर है कि वो कह रहा है कि सर टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। हमें वो कह रहा है फॉर्मूला बनाइए। हमने कहा ये फॉर्मूला बनाते हैं। हमने कहा आइए फॉर्मूला बनाते हैं जनाब। तो सर टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देखना। एक तो m की पावर a पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कुछ भी पावर ले लिया भाई, फॉर्मूले में तो कुछ भी पावर हो सकता है। मैंने कहा भैया मास पे डिपेंड कर रहा है, चलो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। मैंने कहा सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर b। हमने कहा ओके। फिर मैंने बोला टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर c, ठीक है ना। 1, 2 और तीसरा। अब मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। यू आर सेइंग राइट सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया हमने और कोई कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है ना। और ये m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ये एक फॉर्मूला बन गया
अब इसमें मुझे एबीसी निकालना है। क्या निकालना है? एबीसी निकालना है। और कैसे निकालूंगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे निकालूंगा ये मैं आपको बताने वाला हूं बेटे। अभी गौर से देखना बच्चे, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 L0 t की पावर 1। कारण ये है कि ना तो इसमें मास है ना तो इसमें लेंथ है, और जब कुछ नहीं है तो मैंने उसको एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर 0 कर दिया, क्योंकि वो 1 होता है। तो m0 L0 t1 हो गया। फिर मैंने आगे आपको बोल दिया k कांस्टेंट है। सर m की पावर a है, सर m की पावर a है, ओके सर। सर लेंथ l की पावर b है सर, ओके ओके सर, ये भी ठीक है सर। एक्सेलरेशन जो है ना, देखिए अलग अलग कर लीजिए आप इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। मैं अगर इसको अलग अलग कर लूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा बेटे। सर m की पावर a है सर, सर l की पावर b है सर, ओके सर। सर g जो है सर वो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन तो कोई भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो lt की पावर -2 होता है। सही है बेटे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? हाँ, ये l की पावर b होगा, राइट। यहां पर l की पावर b होगा। सही है बेटे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर तो मैंने k लिख दिया, अब मैं कंबाइन लिख लेता हूं। m की पावर a, l की पावर b हो गया, और c भी है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा। तो मैंने कहा सर b प्लस c हो जाएगा, और फिर t की पावर -2c हो जाएगा। आई गेस दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो मेरे पास यहां से बनने वाला है k m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c, और ये किसके बराबर बन गया बेटे? m0 L0 t की पावर 1 के बराबर बन गया। सही है बेटे, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब मैं ऑन कंपेयर कर लूंगा, अब मैं यहां से कंपेयर करूंगा। सो ऑन कंपेयरिंग, जब मैं कंपेयर करूंगा ना बच्चे, तो आपको यहां से पता चलेगा a की पावर 0 है तो a इज इक्वल टू 0 बेटे। a की पावर 0 तो a बराबर 0 हो गया। -2c 1 के बराबर है, सो -2c इज इक्वल टू 1, तो c हो जाएगा बेटे -1/2 के बराबर। सही है। और तीसरा बेटे b प्लस c जो है वो 0 के बराबर है, तो b इज इक्वल टू -c, बोले तो b बराबर -1/2 विच इज गोइंग टू +1/2। ए बी सी मिल गया मुझे, ए बी सी मिल गया मुझे। मैंने कहा ठीक है। आप गौर से देखना बेटे, आप गौर से देखना बच्चे। अब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, टाइम पीरियड इज लाइक k m की पावर a, m की पावर a इज लाइक m की पावर 0, l की पावर b, l की पावर b इज लाइक l की पावर 1/2, g की पावर c का मतलब है g की पावर -1/2। पहले तो जो पावर ऊपर नेगेटिव में है ये नीचे आके प्लस में हो जाएगी, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 ओनली। तो टाइम पीरियड हो गया k l की पावर हाफ बटे में g की पावर हाफ, और एनीथिंग रेज टू द पावर हाफ का मतलब होता है रूट। तो इसका मतलब सर टाइम पीरियड मिला मुझे k अंडर रूट ऑफ l/g। टाइम पीरियड इज लाइक k अंडर रूट ऑफ l/g। सर जो k कांस्टेंट है वो मुझे अभी नहीं पता, मगर इसकी वैल्यू मतलब यहां पर तो नहीं पता, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो होती है वो 2π होती है। आपको नहीं पता है तो आप यहीं तक आंसर चूज कर लेंगे, यहीं तक आप छोड़ देंगे, इससे आगे आप नहीं करने वाले हैं। गाइस ये एक सवाल मैंने आपको करा दिया इधर, ये एक सवाल मैंने आपको ये करा दिया इधर, बट आई एम टेलिंग यू बेटे कि इसके बाद जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस और है जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हमको क्लियर होगा। अलग अलग फॉर्मूला दे देगा वो, आपको कुछ भी कह सकता है वो। अब उसके लिए एक और सेशन का वेट जरूर करना पड़ेगा। आई गेस वी आर टोटली क्लियर विद डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट, समझ में आ गया?